का इतिहास और सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो जब तुम लोग गोविंद पारिक पढ़ते हो तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी हमारे जो भी जैसे शल्य है, शालाक्य है, काय है, द्रव्य गुण है, तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, AI PGT हो जाए, AMO हो, किसी में भी ये बहुत पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें देखो पहली हेडिंग दी गई है, जो हम लोगों ने नोट्स मैंने भेजा था उसमें आगे देखोगे तो ये लिखा गया शल्य तंत्र के ग्रंथ। ठीक है, कि मतलब शल्य तंत्र से रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हैं। जैसे तुमसे पूछा जा सकता है भोज तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरह से बन सकता है, पूछ सकता है कि शल्य तंत्र से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, या आजकल जो पूछने का पैटर्न है वो पूछ सकता है कि भोज तंत्र शल्य तंत्र का ग्रंथ है, भोज तंत्र शालाक्य तंत्र का ग्रंथ है, ए सही है कि बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कुछ इस तरह से पूछ सकता है। तो देखो ये तो तुम्हें इनके नाम तो सुने सुने लग रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता, औपधेनो, ये जो शिष्य थे उनके, ये लोग बैचमेट थे ना। ठीक, और अब पौष कलावत वैतरण। ठीक है, भोज का थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन ये होता है कि ये शल्य तंत्र का होगा कि नहीं। अभी तुमने इसके पहले पढ़ा था, जब तुमने पढ़ा कि सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा 7 शिष्यों को दिया, बाद में उन्होंने 5 को और ऐड किया था। हम लोगों ने एक कोड भी पिछली क्लास में याद किया था। ठीक है, कि निमी काका को भोज ने गाली दी, क्या था एक कोड था ना। तो उसमें देखोगे केवल जो भोज तंत्र है वो शालाक्य का है, जो 5 आचार्य थे, बाकी जो 4 हैं वो उन्होंने क्या लिखा है, ये देखो नीचे देखो शालाक्य के लिए लिखा है। ठीक है, जो ये थे ना, निमी थे, कांकायन थे, गार्गव थे, गालव थे, ये जो चारों थे, याद आ रहा है कि नहीं कल जो मैंने पढ़ाया था, ये 5 आचार्य का नाम मैंने कल बताया था, एक कोड बताया था। उसमें से एक जो है वो जो थे उनके नाम पे जो ग्रंथ है वो शालाक्य का है, अरे शल्य का है। बाकी 4 लोगों का शालाक्य है, ये याद रखना, पूछा जाता है। बाकी देखो शल्य तंत्र के ग्रंथ कौन कौन से, जो 7 शिष्य थे ना, तो अपना अपना बुक लिखे थे। तो ये वृद्ध भोज तंत्र वही होगा, कृतवीर है, करवीर है, गोपु रक्षित है, भालुकी तंत्र, कपिल तंत्र, ठीक है, गौतम तंत्र, ये सारे ही तंत्र किससे रिलेटेड हैं, शल्य तंत्र से रिलेटेड हैं। तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम्हें कैसे याद करना है, देखो वो जो 7 शिष्य थे उन लोगों ने तो पूरा शालाक्य लिखा ही है। ठीक है, उनके नाम पे तंत्र है ही। ठीक, एक भोज को याद कर लो। ठीक है, बाकी ये देखो भोज है, भालुकी है, करवीर, कृतवीर, कपिल और गौतम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, शल्य ग्रंथ है, शल्य तंत्र के ग्रंथ हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नीचे देखो शालाक्य से रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो जब तुम लोग शालाक्य पढ़ना स्टार्ट करोगे तो देखोगे उसमें विदेह देश के राजा निमि। ठीक है, तो विदेह ने विदेह तंत्र है, तो ये सब क्या है, शालाक्य तंत्र के आत्म उपदेष्टा किसको बोला गया है, विदेह देश के राजा निमि को बोला गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शालाक्य मतलब जो हमारे आंख, नाक, कान, गला, ये सारी जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो देखो विदेह तंत्र है, निमि है, तो ये 4 तो वो पांचों में से हो गए। जो हमने पढ़ा था भोज ने निमि काका को गाली दी, ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। तो भोज वाला क्या है, वो शल्य का है। बाकी जो 4 बचे वो क्या है, शालाक्य से रिलेटेड तंत्र है। विदेह याद कर लो, सौनक है, ये कृष्ण आत्रेय तंत्र इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कराल है, चक्षुष्य है, कात्यायन है, सात्यायिक है। ये जब तुम पढ़ना शुरू करोगे शालाक्य तो इन लोगों का नाम आता रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें याद हो जाता है कि ये शालाक्य के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना कि ये किससे रिलेटेड ग्रंथ है, ये सब शालाक्य से रिलेटेड है। कौमार वृत्त से रिलेटेड कौन कौन सी बुक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हम लोग एक कोड से याद कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, कि कुमार ने जीवित हिरण को पर्वत से बांधा। ठीक है, कुमार ने जीवित हिरण को पर्वत पर बांधा या पर्वत से बांधा। तो कुमार से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक कुमार तंत्र है। जीवित से क्या हो जाएगा, जीवक तंत्र। हिरण से हिरण्याक्ष तंत्र। पर्वत से पर्वतक तंत्र। बंधक से बंधक तंत्र। और जानते ही हो काश्यप संहिता जो है वो मेनली किस पे आधारित है,
कौमार वृत्त से है, ठीक है। मतलब वहीं से काश्यप संहिता से ही कौमार वृत्त निकला हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जब हम लोग गोविंद पारिक पढ़ते हैं तो ये तुम्हें बताया जाता है कि कौन सा तंत्र से रिलेटेड है, ये ग्रंथ किस तंत्र से रिलेटेड है, सब वहाँ 2-3 पेज में दिया हुआ है। तो एक बार यहाँ पढ़ लो, फिर गोविंद पारिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ लेना। आगे आ जाओ, अगध तंत्र के ग्रंथ, ठीक है। अभी 1 ही 2 साल पहले AIPGT में पूछा गया था ये, ठीक है। जैसे देखो, शायद यही पूछा गया था, बृहस्पति संहिता या कोई पूछा गया था इसमें से, ठीक है। तो अगध तंत्र के ग्रंथों के नाम देखो, सनक संहिता, आलम्बायन, ठीक है, काश्यप संहिता भी दिया गया है, ठीक है। कुचुमार तंत्र, गरुड़, उसन, वृद्ध काश्यप, अनंतरंग, लाट्यायन, बृहस्पति और पंचसायक। नहीं नहीं, ये इसी में एक ही में हो गया, ये गलत है, ये वाजीकरण वाले से रिलेटेड है, ठीक है। कुचुमार, अनंगरंग और पंचसायक ये वाजीकरण जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड ये ग्रंथ है, ठीक है। बाकी अगध तंत्र वाले ये हैं, ठीक। आलम्बायन, उसन, बृहस्पति, लाट्यायन, गरुड़ और सनक संहिता, ये सब किससे रिलेटेड है, अगध तंत्र के ग्रंथ, ठीक है। तो ये जो चारों है इसको रट डालना, ठीक है, धीरे धीरे करके कि शल्य तंत्र के ग्रंथ कौन से हैं, शालाक्य के कौन है, ठीक है, कौमार वृत्त के कौन है, अगध तंत्र के कौन है। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता है कि ये पूछा जाता है तो उसको तो याद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है। तुम लोग जानते ही होगे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से संहिताएं आती हैं, तो बृहत्त्रयी में 3 आती हैं, एक चरक होती है, एक सुश्रुत और एक अष्टांग हृदय या वाग्भट बोल दो, ठीक है। तो चरक संहिता में, चरक संहिता जो मतलब चरक के पिता समझ लो, ठीक है, चरक के पिता का नाम क्या था, विशुद्ध, ठीक। और इनके गुरु का नाम कोई बता सकता है, चरक के गुरु का नाम, संप्रदान। ठीक है, वैशंपायन, ठीक है। तो चरक संहिता नहीं, चरक के पिता का नाम विशुद्ध, सुश्रुत के पिता का नाम विश्वामित्र, अष्टांग हृदय उनके पिता का नाम, अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट के पिता का नाम सिंहपुत्र। उसी तरह लघुत्रयी में 3 संहिताएं होती हैं और ये क्रम से दिया गया है, पहले माधव है, फिर सारंगधर, फिर भाव प्रकाश। माधव का जो काल है वो 7वीं सदी है, सारंगधर 13वीं और भाव प्रकाश 16वीं। माधवकर के पिता का नाम इंद्रकर, ठीक है। सारंगधर के पिता का नाम दामोदर और भाव प्रकाश के पिता का नाम लक्कन मिश्र। तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये आयुर्वेद अवतरण तो पढ़ ही चुके हैं। देखो, जो बडाई तक है, BDAI कल बताया था ना, ब्रह्मा, दक्ष, अश्वनी और इंद्र, यहाँ तक क्या है, वैदिक काल तक बोला गया है आयुर्वेद अवतरण में, ठीक है। देखो यहाँ तक सभी में कॉमन है, ये देखो, ये चरक संहिता का आयुर्वेद अवतरण हो गया, ये सुश्रुत का होगा, ये भाव प्रकाश अष्टांग हृदय का होगा, ये काश्यप का होगा, यही 4-5 मेन है, ठीक है। तो ये देखो बडाई तो कॉमन है सब में, BDAI यहाँ तक सब में कॉमन है। चरक संहिता में पृथ्वी लोक पर कौन ले आया था, भारद्वाज ले आए थे, उसके बाद उन्होंने आत्रेय को दिया, आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को, ठीक है, फिर चरक संहिता का निर्माण हुआ। सुश्रुत में देखा जाए तो यही इंद्र ने डायरेक्ट धन्वंतरी जी को दे दिया, धन्वंतरी से सुश्रुत। इसमें आत्रेय हैं, फिर अग्निवेश और ये भाव प्रकाश अपना इनको दिया। इसमें क्या है, इंद्र ने काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु इत्यादि को दिया और काश्यप संहिता का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक सब में कॉमन है। तो ये ब्रह्मा से इंद्र तक के काल को वैदिक काल, उसके उपरांत संहिता काल बोला गया है, ठीक है। आयुर्वेद के 8 अंगों का विभाजन किसके द्वारा हुआ है, इंद्र के बाद हुआ है पौराणिक काल में। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा बोला जाए तो किसको बोला जाता है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है, ठीक है।
आद्य उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग संहिताओं के बारे में पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जो संहिता अभी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा गया है। संहिता काल में आयुर्वेद, तो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में तुम लोगों ने पढ़ ही लिया कि बृहत्त्रयी कौन है, लघुत्रयी क्या है। तो पहले बृहत्त्रयी में पहले संहिता क्या है? चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता देखा जाए तो इसके मूल उपदेष्टा कौन है? ठीक है, चरक संहिता के मूल उपदेष्टा, अभी तुमने देखो एक पढ़ा आद्य उपदेष्टा, मतलब आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा अगर पूछेगा तो ब्रह्मा जी लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर मूल उपदेष्टा पूछा जाए चरक संहिता का तो क्या लगाना है? पुनर्वसु आत्रेय जी है। ठीक है, पुनर्वसु आत्रेय जी है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, तंत्रकर्ता पूछा जाए चरक संहिता का, एक एक शब्द ये जो है बड़ा सिंपल सा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन भी तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो मूल उपदेष्टा कौन है? आत्रेय जी हैं। तंत्रकर्ता अग्निवेश जी हैं चरक संहिता के। फिर देखो क्या लिखा गया, भाष्यकर्ता या प्रतिसंस्कर्ता, यहीं पे लिख लो। संस्कर्ता भी पूछेगा तो यही लगाना है, संस्कर्ता कौन है? चरक है। ठीक, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूरक, ठीक है, ये कौन है? दृढ़बल है, 4th सेंचुरी इनका। ठीक है, समझ में आया? आयुर्वेद अवतरण जो है चरक संहिता में दो जगह पे दिया गया है, एक जब चरक सूत्र फर्स्ट पढ़ोगे और दूसरा चरक चिकित्सा। दोनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? दोनों में अंतर क्या है? कोई बताओगे? दोनों में आयुर्वेद अवतरण में दोनों के अंतर क्या है? अरे वही भारद्वाज का अंतर है। ठीक है, बताया करो कुछ तुम लोग। आगे देखो लिखा गया, भाव प्रकाश के पूर्व खंड में चरक को क्या बोला गया? शेषा अवतार या अनंता अवतार बोला गया। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि शेषा अवतार या अनंता अवतार किसको बोला गया है। ठीक है, भाव प्रकाश में पूछा जा सकता है शेषा अवतार या अनंता अवतार किसको बोला गया है, तो क्या लगाओगे? चरक लगाओगे। या पूछ सकता है कि ये लाइन सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो तैयार करना जरूरी होता है टॉपिक, क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, ये वैसे हमें चरक वैशिष्ट में पढ़ना चाहिए था, ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बता दे रहा हूं, देखो जब तुम चरक संहिता पढ़ोगे तो उसकी जितनी टीकाएं हैं और उनके राइटर याद होने चाहिए। सुश्रुत पढ़ोगे उसके याद होने चाहिए। ठीक है, तो मान लो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी में जो टीकाएं की गई हैं विथ राइटर याद होना चाहिए। वहां से एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं रहा कि वहां से क्वेश्चन ना आया हो राइटर के लिए। ठीक है, किस पे जैसे यहाँ पे चरक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सब लाइन से दिया गया है मैक्सिमम। ठीक है, ये पूरा दिया गया है, ये चरक का दिया गया है। ठीक है, इसके आगे जब सुश्रुत पढ़ोगे सुश्रुत का दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। चरक संहिता वैसे पढ़ाते समय पढ़ा था, फिर पढ़ा दूंगा। ये क्या है? टीकाएं हैं। टीकाओं का मतलब क्या होता है? ठीक है, टीकाओं का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज तुमने लिख दी, अब अगला आए तो उसको और एक्सप्लेन करे। ठीक है, जैसे कि राम घर जाता है ऐसे लिख दिया,
अब कोई अगला है तो राम जी को डिफाइन करे, फिर राम जी फिर पूरा एक्सप्लेन कर दे, घर को डिफाइन कर दे, ठीक है, या उसको अपने शब्दों में बोल दे, वो टीका कहलाती है। ठीक है, तो चरक संहिता पर वैसे टोटल देखी जाए तो थोड़ा सही कर लेना, 43 है टीकाएं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी अंग्रेजी सब मिलाकर। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में 43 न दिया हो, ऑप्शन में 41 न दिया हो तो 41 अगर दिया है तो इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें से 17 जो हैं वो संस्कृत टीका है, 17 संस्कृत टीका है, जिसमें से इसमें से मेन जो है वो 6 उपलब्ध हैं। समझ में आया? टोटल जो टीकाएं हैं वो 43 हैं। अगर मान लो एग्जाम में 43 ऑप्शन नहीं है, 41 है तो लगा देना। उसमें से संस्कृत टीका कितनी है? 17 है और 6 उसमें से उपलब्ध है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली टीका चरक न्यास। कोई पूछे कि चरक संहिता पर सबसे पहली टीका कौन सी है तो क्या बताओगे? प्रथम टीका क्या है? चरक न्यास है। और किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र, और ये 6वीं सदी में लिखी है। ठीक है, इनके बारे में और थोड़ा सा लिख लो, यहीं पे ऐड कर लेना। तो जो मैं नोट्स भेजूंगा अपना प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, तो तुम लोगों को पढ़ने में आसान रहेगा। और कुछ चीजें मान लो ऐड करवा दिया, ठीक है, सारी चीजें तो टाइप हो नहीं सकती हैं। ठीक है, बस पढ़ाते समय कुछ चीजें बताऊंगा तो अपना ऐड करते रहना। ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र को बोला गया है कि ये उज्जैन के निवासी थे, उज्जैन के निवासी थे। ठीक है, और इनको बोला गया ये खरनाद संहिता के प्रतिसंस्कर्ता थे, खरनाद संहिता के प्रतिसंस्कर्ता। और इन्होंने तंत्र युक्ति बताई है, भट्टार हरिश्चंद्र ने तंत्र युक्ति बताई है 40। ठीक है, तो इसको याद रखना कि चरक संहिता पर प्रथम टीका कौन सी है? चरक न्यास। और राइटर है भट्टार हरिश्चंद्र। उनका काल है 6वीं सदी, काल भी पूछा जाता है, सब पूछा गया है। ठीक, तो इतनी चीजें याद करोगे, ये समझ लो तुम्हारा चरक संहिता शुरू हो गया है, चरक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दूसरी जो टीका है उसका नाम है चरक पंजिका। इसको लिखने वाले हैं स्वामी कुमार और इनका काल है 7वीं सदी। ठीक, निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या। ठीक, इससे बीच में एक और लिख लो, यहाँ छूट गया है, चरक वर्तिका लिख लेना, चरक वर्तिका। ठीक है, ये लिखो कौन लिखा है? ये स्वामी कुमार ऊपर है, ये लिखे हैं चरक वर्तिका, लिखा है स्वामी दत्त। ठीक है, स्वामी दत्त एवं पतंजलि। चरक वर्तिका नामक टीका लिखी गई है स्वामी दत्त और पतंजलि कर। इनका काल है 7वीं और 8वीं के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में लिख लेना। नेक्स्ट आ जाओ निरंतर पद व्याख्या। ये बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 20-25 बार पूछा गया है। निरंतर पद व्याख्या कौन से संहिता पे लिखी गई है तो क्या बताओगे? चरक संहिता पे लिखी गई है। किसने लिखी है? जेजेट ने लिखी है। ठीक है, और कब लिखी है? 9वीं सदी में लिखी है। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखी? जेजेट, 9वीं सदी। और इनके बारे में 2-3 लाइनें लिख लो जेजेट के बारे में। जेजेट ने, ठीक है, लिखो जेजेट ने, यहीं पे छोटा छोटा करके लिख लेना। जेजेट ने बृहत्त्रयी की सभी संहिता पर संस्कृत टीका लिखी है। जेजेट ने बृहत्त्रयी पे क्या लिखी है? संस्कृत टीका, संस्कृत टीका। और एक थे अत्रिदेव, इन्होंने बृहत्त्रयी पे हिंदी टीका लिखी है, बृहत्त्रयी पे हिंदी टीका। समझ में आ रहा है? जो जेजेट थे उन्होंने क्या किया कि चरक पे भी टीका लिखा है, सुश्रुत पे भी लिखा है और बागभट पे भी लिखा है, संस्कृत में लिखा है। और यही काम अत्रिदेव ने भी किया है और उन्होंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, ठीक,
एक लाइन और कहीं पे ऐड कर लेना कि जज्जट की सुश्रुत संहिता पर टीका के आधार पर चंद्रट ने, लिखो, जज्जट की सुश्रुत संहिता पर टीका के आधार, जो जज्जट ने सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है, चंद्रट ने सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि की थी। चलो सुश्रुत पढ़ाते समय वो बताऊंगा, बस अभी इतना ही लिखो, ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, घबरा जाओगे, जो नए लड़के हैं घबरा जाएंगे कि बहुत पढ़ना है। बहुत नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, और खाली दिखाने के लिए पढ़ोगे तब तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा, ये भी पूछा गया है 9वीं सदी पे। परिहार वार्तिक किसने लिखा है? आषाढ़ वर्मा। नेक्स्ट आ जाओ। बृहत तंत्र प्रदीप, ये किसने लिखा है? नरदत्त ने लिखा है। ये चक्रपाणी के गुरु थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और इनका काल क्या है? 10वीं सदी। नेक्स्ट आ जाओ। चरक चंद्रिका, बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा है? गयदास। गयदास थे, उन्होंने लिखा, इनका काल भी 10वीं था। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका, बृहत पंजिका, भी ये 2 साल पहले ही यही पूछा गया था, बृहत पंजिका, ठीक है, कि वो टीकाकार कौन है। उन्होंने न्याय चंद्रिका ना पूछ के बृहत पंजिका रख के पूछा था। तो ये जो गयदास थे, उन्होंने सुश्रुत पर भी लिखा है न्याय चंद्रिका या बृहत पंजिका। अतः गयदास को क्या बोला गया? चंद्रिकाकार बोला है। ठीक है, क्यों? इन्होंने चरक पे चरक चंद्रिका लिखा है और सुश्रुत पे न्याय चंद्रिका लिखा है, इसलिए इनका नाम चंद्रिकाकार हो गया। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंद्रिकाकार किसको बोला गया है, तो क्या लगाओगे? गयदास लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम लिख लो, दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आया है, चरक तात्पर्य, ये इसी टीका का नाम है। सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका, और इसके राइटर कौन है? चक्रपाणी, और काल है 11वीं सदी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लो, चक्रपाणी के बारे में। इनके गुरु का नाम क्या था? अभी तुमने पढ़ा, नरदत्त। ठीक, पिता का नाम क्या था? ये पिता, और ये अभी शायद इस बार पूछा गया था क्या? हमको लग रहा है ट्रू और फॉल्स वाले में था, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, ये पूछा गया था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त। ठीक, गुरु का नाम क्या है? नर, और पिता का नाम है नारायण। ठीक, ये बंगाल के लोद्रवल्ली में उत्पन्न हुए थे, बंगाल के लोद्रवल्ली में। ठीक है, कौन? चक्रपाणी की। ठीक, इनको, इन्होंने क्या किया था? चक्रपाणी जी ने, अभी मान लो पढ़ोगे, सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका लिखा है। सुश्रुत संहिता पे भानुमति, सुश्रुत संहिता पर भानुमति, और या इसी को तात्परेखा टीका लिखी है। इसलिए इन दोनों पर टीका लिखने के कारण इनको क्या बोला गया है? चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन की उपाधि दी गई है। सुश्रुत सहस्त्रनयन की उपाधि दी गई है। ठीक है, किसको? चक्रपाणी को। अभी इसके बारे में और नीचे दिया गया कि और कौन सी किताब लिखेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो किताबें भी याद करना होता है। तो चक्रपाणी के लिए समझो, इनके गुरु का नाम क्या है? नरदत्त, पिता है नारायण दत्त, बंगाल के लोद्रवल्ली में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने सुश्रुत संहिता पे भानुमति तात्पर्य टीका लिखी है, इसलिए इनको चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी किताब है, टीका है। चरक भाष्य। ठीक है, चरक भाष्य किसने लिखा है? श्री कृष्ण वैद्य, 11वीं सदी। वार्तिककार क्षीर स्वामी दत्त। सब याद करना है तुम्हें, एक को छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करके याद होगा, ये नहीं कि आज ही बैठ गए तो आज याद तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखा कि लिखा गया है न्यास टीका या अमित न्याय, अमित प्रभ ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। चरक तत्व प्रदीपिका, शिवदस सेन ने। ठीक है,
चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन 15वीं सदी। ठीक है, यहीं पे लिखो शिवदास सेन के बारे में। इनके पिता का नाम अनंत सेन, लिखो पिता अनंत सेन, माता का नाम भैरवी। ठीक, इन्होंने क्या किया है, माधव निदान के, नहीं 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 ये नहीं, अच्छा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग लिख लो, हो सकता है नीचे दिया हो। नीचे तो लिखा गया है ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सब एक लाइन तुम लोग लिख लो, कहीं ऊपर लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, शिवदास सेन, शिवदास सेन के लिए लिख लो। ठीक है, इन्होंने चक्रदत्त पर, जो शिवदास सेन थे, इन्होंने चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्वबोध, रस रत्न समुच्चय, RRS रस रत्न समुच्चय पर तत्वबोधनी, तथा चक्रपाणीकृत द्रव्य गुण संग्रह की व्याख्या की है। समझ में आया? ये जो शिवदास सेन थे, इन्होंने चक्रदत्त पर कौन सी किताब लिखी है, तत्व चंद्रिका, बहुत बार पूछा जा चुका है। अष्टांग हृदय पर तत्वबोध लिखा है, और रस रत्न समुच्चय पर तत्वबोधनी लिखा है। ठीक है, नीचे आ जाओ। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ किसने लिखा, नरसिंह कविराज, ये भी पूछा गया है। ठीक, ये जो लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने माधव निदान पर रोग विनिश्चय विनंथर सिद्धांत चित्तामणि नामक टीका लिखी है, और इन्होंने मधुमती नामक एक चिकित्सा ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, यहीं पे लिखो, इनका काल जो है 17वीं सदी हो गया। इनके पिता का नाम नीलकंठ, और ये रामकृष्ण भट्ट के शिष्य थे, रामकृष्ण भट्ट के शिष्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल कल्पतरु, कम से कम 50 बार पूछा गया है, गंगाधर राय। ठीक है, 19वीं सदी। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखो, भैंसज रामायण, आग्रह आयुर्वेद, नारी परीक्षा, भास्कर, मृत्युंजय संहिता प्रयोग। तो कभी पूछ सकता है मृत्युंजय संहिता किसने लिखी है। ठीक है, तो क्या बताओगे, जलपतल, अरे गंगाधर राय बताओगे। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी है आयुर्वेद संग्रह। ठीक, किसने लिखी, जलपतल, अरे गंगाधर राय ने। एक होता है आयुर्वेद संग्रह, किसने लिखा, गंगाधर राय। इसी तरह से मिलता जुलता एक किताब है, स्टार बना के लिख लो, आयुर्वेद सार संग्रह, राम नारायण शर्मा, राम नारायण शर्मा। ठीक है, और ये भैंसज कल्पना का ग्रंथ है, भैंसज कल्पना का ग्रंथ। ठीक, ये गंगाधर राय, इन्होंने कुल कृतियों की संख्या, ये बहुत किताब लिखे, 76 है। इन्होंने चरक संहिता को 100 अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है, मतलब बहुत बड़ा बोला है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चरक प्रदीपिका केवल सूत्र स्थान पर लिखी गई है, कौन लिखा है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, चरकोस, चरकोपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन, ये गंगाधर राय के शिष्य थे और द्वारका नाथ सेन के पुत्र थे। ठीक है, चरक प्रदीपिका। ठीक, ये हो गया, ये सारी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से लिख लो, क्योंकि तुम्हें याद करना है धीरे धीरे करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो,
जो ये छूट गया था वहां पे चक्रपाणी की अनुरचनाएं सुश्रुत संहिता पर, अभी लिखवा भी दिया था मैं तुम्हें। भानुमति या तात्पर्य रेखा केवल सूत्र स्थान पे, चक्रदत्त संग्रह, चिकित्सा संग्रह, 78 अधिकार ये पूछे जा चुके हैं। ये सब किसकी है? चक्रपाणी की रचना है ये। शब्द चंद्रिका, द्रव्य गुण संग्रह, सर्वसार संग्रह, व्याकरण तत्व चंद्रिका, वेगदृश शुभंकर, ये सब किसकी है? चक्रपाणी की है, याद कर लेना। चक्रपाणी को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रानन की उपाधि दी गई है, तो ये पूछा जा सकता है। चक्रदत्त के गुरु नरदत्त थे, पिता नारायण दत्त थे, बंगाल के लोद्रवल्ली में उत्पन्न हुए थे। आगे देखो, शिवदास सेन 15वीं सदी, अष्टांग हृदय पर इन्होंने तत्वबोध व्याख्या लिखा है। चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, ये सब लिखवाया ना भी। रस रस समुच्चय पर तत्वबोधनी, चक्रपाणीकृत द्रव्यगुण संग्रह की व्याख्या की है। ठीक, ये सारी चीजें तुमको अभी लिखवा दिया है। नीचे देखो कुछ और चीजें बताई गई हैं कि अल बरूनी का काल 11वीं सदी था। चरक संहिता का हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पूछा गया, जलवाला प्रसाद। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? अविनाश चंद्र। अंग्रेजी संस्करण 1949 में जामनगर से प्रकाशित हुआ था। चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं सदी में सरक इंडिया नाम के विख्यात है। चरक संहिता मौलिक सिद्धांत और काय चिकित्सा का मुख्य प्रतिपादक ग्रंथ है। चरक क्लब, ये पूछा गया। चरक क्लब की स्थापना न्यूयॉर्क में 1898 में प्रोफेसर ओसलर के द्वारा हुआ था। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 7 चतुष्कय और अंतिम 2 स्थान को संग्रहदय बोलते हैं। ये भी पढ़ाना बताऊंगा तो बताऊंगा। चरक संहिता का स्वरूप क्या है? उपनिषद कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चरक संहिता की हिंदी टीकाएं निम्न आचार्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हिंदी टीकाएं तो कम ही पूछी गई हैं। जो तुम लोग पढ़ रहे हो, कौन से पढ़ रहे हो? ये वाली पढ़ रहे हो। ये तुम अपनी किताब खोल के देखोगे आगे जो मैं बोलता हूँ, तो देखो लिखा गया होगा विद्योतनी टीका लिखी गई होगी। चरक संहिता विद्योतनी, काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी, इसी बुक से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, बस ये खत्म हो जाएगा, बस एक क्लास और लूंगा इसमें, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो फिर मैं चरक सूत्र स्टार्ट करूंगा। तो देखो, ये जो हिंदी वाली टीका है जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये वाली है। बाकी तो और भी बहुत सी किताबें आती हैं, जैसे ब्रह्मानंद की किताब आती है, विद्याधर शुल्क की आती है। ठीक है, ये कुछ उन लोगों ने छोड़ दिया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ना, ये टीका ही है। आगे देखो, गयदास को चंद्रिकाकार और क्षीर स्वामी दत्त को वार्तिककार बोला गया है। ठीक है, तो ये चंद्रिकाकार तो बहुत बार पूछा जा चुका, हो सकता है वार्तिककार पूछ ले तुमसे, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे देखो, ये क्या लिखा गया है। अभी जब चरक संहिता पढ़ोगे तो जगह जगह पे संभाषाएं होती हैं, सेमिनार। ठीक है, सेमिनार का आयोजन होता था, आचार्यों को बुलाया जाता था और आपस में डिस्कशन करते थे किसी टॉपिक पे। जैसे आजकल सेमिनार होते हैं ना, कोई टॉपिक डिसाइड रहता है और सभी लोग आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, या कहीं पे क्या होता है, आपस में क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो उस तरह से जो संभाषाएं आयोजित हुई थी चरक संहिता में, तो क्वेश्चन एक पूछता है कि संभाषाएं चरक संहिता में टोटल कितनी है, तो आप बताओगे 7। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सूत्र स्थान में कितनी है, सूत्र स्थान में संभाषाएं कितनी है, तो आप बताओगे 4। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखना है ध्यान से कि क्या पूछ रहा है। चरक संहिता में पूछेगा तो 7, अगर चरक सूत्र स्थान में पूछेगा तो 4। क्यों? यहाँ देखो, चरक के सूत्र में 4 चैप्टरों में है। 1, 12, 25, 26 हम लोग याद करते हैं ना, 1, 12, 25, 26 ऐसे याद कर लोगे। 1, 12 मतलब चरक सूत्र के पहले में, चरक सूत्र के 12वें में, चरक सूत्र के 25वें में, चरक सूत्र के 26वें में क्या हुई है? संभाषाएं हुई। ठीक, उसके बाद शारीर स्थान के 2 चैप्टर में हुआ है, 3रे और 6वें में, और 7वें चैप्टर, 7वां जो संभाषा है वो चरक सिद्धि के 11वें में हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, समझ में आया कि नहीं? सूत्र के 4 चैप्टरों में 1, 12, 25, 26, शारीर के 2 चैप्टर 3 और 6 और सिद्धि के 11वें में 7 सेमिनार आयोजित हुए हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था? तो जो पहली हुई थी हिमालय के पार्श में हुआ था, आयुर्वेद अवतरण से संबंधित था। 12वें चैप्टर में बात के गुण दोष, बात कलाकली अध्याय है ना, चरक सूत्र 25। ठीक है, काशी में हुआ था, पुरुष और विकारों की उत्पत्ति के संबंध में था। 26वें में जो रसों की गणना की, किसी ने 1 माना, किसी ने 2 माना, किसी ने 3 माना, तो उसके ऊपर हुआ था। तीसरा चरक शास्त्र के 3रे में गर्भ उत्पत्ति है, और
छठवें में गर्भ में प्रथम अंग कौन सा उत्पन्न होता है, इसके ऊपर सेमिनार हुआ था। और चरक सिद्धि के 11वें में बस्ती के लिए उपयुक्त संशोधन फलों में श्रेष्ठता के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा रहा तुम्हारा चरक संहिता का। ठीक है, कि चरक संहिता में क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है।